नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है पॉलिटी का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आज का हमारा सेशन जो है पॉलिटी का है और पॉलिटी के सेशन को महत्वपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ करेंगे। इसमें हमने रखा है 25 प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों? इस सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीसीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। क्या कहता है सवाल? पहला सवाल क्या कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिए। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15(2) कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक जगह आम नागरिकों के लिए है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर अति महत्वपूर्ण सवाल है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, यह भारत का, याद कर लीजिएगा, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये भी याद कर लेना होगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ये भी सवाल पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं तो इसका स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है, जो मील में कितना आता है? 12 वर्ग मील आता है। राजधानी इसकी कावारती है और यह जो है केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक कलम कॉपी लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों? तीसरा सवाल है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति की बात हो रही है। आपको यहां पर आंसर करना है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, केवल हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, या केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। न्यायिक समीक्षा की बात
यदि आपसे पूछ ले कौन सा अनुच्छेद करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति मैं बता चुका हूँ किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है और उच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक समीक्षा द्वारा संविधान जो है, संविधान द्वारा जो लोगों को अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। चौथा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मिलान को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर कीजिए, है ना। फटाफट आंसर करते चलिएगा। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण सवालों को हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए में है तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख करता है, जो कि बिल्कुल सही मिलान है। सातवीं अनुसूची समवर्ती सूची से संबंधित है, ये भी सही मिलान है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो यहाँ ये भी कथन सही है। और ऑप्शन बी में है छठी अनुसूची भारत का अनुसूचित क्षेत्र, जो कि गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताता है। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट का हमेशा इंतजार आता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। न्यायिक समीक्षा की बात करते हैं तो न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए यदि आपसे पूछ ले कि कॉलेजियम सिस्टम को कब लागू किया गया था, तो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, 1993 में इसे इस सिस्टम को लागू किया गया था। और 1998 में इस प्रणाली को जो है उस समय के राष्ट्रपति ने इसका विस्तार किया था। ठीक है, कब किया था, 1998 में किया था। उस समय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी, जिसे कॉलेजियम नाम दिया गया था। और इसी कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से की जाती है। ठीक है, फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। सीधा सीधा सवाल है दोस्तों कि जब नए राज्य बनाना हो तो किस अनुसूची में हम संशोधन करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा में सीटों के आवंटन से यह संबंधित है। और पहली अनुसूची में संघ और राज्य का वर्णन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिसमें राज्य से संबंधित विषय दिए गए हैं उसी में हम संशोधित करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में हम संशोधित करेंगे। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची में
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है, चौथी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल थोड़ा लंबा है दोस्तों, लंबे सवाल देकर आप घबराइएगा नहीं, सेशन को छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज हम लेकर आए हैं दोस्तों। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? 7वां सवाल, 7वां सवाल कहता है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है? कि राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। ये भी कथन सही है, ठीक है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, और यही जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील भी होता है। एडवोकेट जनरल की बात कर लेते हैं, तो यह राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है और राज्य सरकार का वकील होता है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इन सभी के वेतनों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान करता है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज, राज्य के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ये सभी जो है इन सभी के वेतन जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल 9वां सवाल। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, राष्ट्रपति के आदेश से? फटाफट आंसर करते चलिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? यहां सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है यदि केंद्र में लाया जाए तो लोकसभा में, और यदि राज्य में लाया जाए, किसी राज्य में लाया जाए तो विधानसभा में, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केंद्र सरकार की बात हो रही है तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा में पेश होगा। मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में किस प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर लोकसभा में लाया जाए, यदि केंद्र में लाया जाए तो लोकसभा में, और यदि राज्य में लाया जाए तो विधानसभा में, ठीक है, पेश किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं पेश किया जाता है, बल्कि किसी मंत्री के खिलाफ पेश किया जाता है तो समझो कि पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जा रहा है, ठीक है। और इसे पेश करने के लिए दोस्तों कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों। यदि फैक्ट समझ में आ गया हो तो सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से। निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, काका कालेकर समिति।
पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कालेकर समिति की अध्यक्षता में की गई थी। कालेकर की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। इस समिति को यदि आपसे पूछ ले किसके द्वारा गठित की गई थी? केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई थी। किस लिए गठित की गई थी? तो वंचित लोगों के लिए असमानताओं को दूर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1955 में पेश की थी। देखते हैं अगला सवाल। 11वां सवाल, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि यह केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है कि यह केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किए जाते हैं। यह भी कथन सही है। कथन तीसरा क्या कहता है? राज्यसभा धन विधेयक को 1 माह के लिए रख सकती है। ये कथन यहाँ पर गलत हो जा रहा है दोस्तों। राज्यसभा, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। धन विधेयक, याद कर लीजिएगा, केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं और धन विधेयक को धन विधेयक को राज्यसभा की बात हो रही है तो अधिकतम जो है 14 दिनों तक ही रोक सकती है। 1 महीना नहीं, सिर्फ 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 12वां सवाल क्या कहता है? उत्तरी पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल हैं? उत्तरी पूर्वी परिषद में कितने राज्य शामिल हैं? 8 राज्य शामिल हैं। उत्तरी पूर्वी परिषद यानी पूर्वोत्तर परिषद कैसी संस्था है? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक आधारभूत संस्था है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले किस अधिनियम के तहत की गई थी? संसदीय अधिनियम के तहत की गई थी। किसने की थी? केंद्र सरकार ने की थी। कब की थी? 1971 में की थी। इसके सदस्य कौन कौन से राज्य हैं? तो पूर्वोत्तर के 8 राज्य इसके सदस्य हैं। कौन कौन है? सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और इनके मुख्यमंत्री जो है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलांग में है। और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। तेरहवां सवाल कहता है दोस्तों, 13वां सवाल क्या कहता है? 13वां सवाल कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विदेशियों का पता लगाने वाला, किसका पता लगाने वाला? विदेशियों का पता लगाने वाला ट्रिब्यूनल सक्रिय है। भारत के किस राज्य में विदेशियों का पता लगाने वाला ट्रिब्यूनल सक्रिय है? ठीक है, आंसर कीजिए। भारत के किस राज्य में विदेशियों का पता लगाने वाला ट्रिब्यूनल सक्रिय है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, असम में सक्रिय है। कहाँ सक्रिय है? असम में सक्रिय है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, विदेशी ट्रिब्यूनल, जिसे एफटी भी कहा जाता है शॉर्ट में, विदेशी ट्रिब्यूनल आदेश जो है 1964 से पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों, एफटी फॉरेनर ट्रिब्यूनल अब तक जो है सिर्फ असम में ही मौजूद है। कहाँ मौजूद है? सिर्फ असम में ही मौजूद है। दोस्तों यदि अन्य राज्यों में यदि कोई अप्रवासी पाया जाता है तो उसे स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? उसे स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाता है और विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये।
फटाफट आंसर कीजिए इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 के अनुसार मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, और इसमें 238 जो है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुनकर आते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के अनुसार। वे किस विषय से संबंधित होती है? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अति महत्वपूर्ण सवाल। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सही आंसर फटाफट कीजिए। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं तो इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रांतीय समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इन्होंने ही संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और महत्वपूर्ण फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का अंग माना जाता है। सरदार पटेल की यहाँ बात कर लेते हैं तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट सवाल, 16वां सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा हमारी कौन थी? सिंधी थी। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, कब होता है? 1992 में होता है, और इसके द्वारा 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 2003 में होता है, और इसके द्वारा 4 भाषाओं को, कितने भाषाओं को? 4 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। वे भाषाएं कौन कौन थी? मैथिली, जो कि बिहार से लिया गया था, संथाली, जिसे झारखंड से जोड़ा गया था, बोडो, जो कि असम से जोड़ा गया था, और डोगरी जम्मू कश्मीर से जोड़ा गया था। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में बता चुका हूँ कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 17वां सवाल, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है? ठीक है, आंसर कीजिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला कथन है, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहला ही कथन आपको
गलत दिख रहा है दोस्तों। अभी मैं तुरंत पढ़ा चुका हूं कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया हुआ है, इसलिए ए ही कथन गलत हो गया। ठीक है, बी कथन क्या कहता है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। बिल्कुल सही है। सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ए भी कथन सही है। डी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ए भी कथन सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, राज्यसभा में बता चुका हूँ अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 238 विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? सही आंसर फटाफट कीजिए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सलाह दी थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1975 और से 77 के बीच कांग्रेस द्वारा जो है 1976 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था। और इसी दौरान जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता के बारे में कांग्रेस द्वारा सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। क्लियर? और इस समिति ने दोस्तों सुझाव दिया कि नागरिकों को अधिकार तो दिया ही गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कर्तव्य भी होनी चाहिए। क्लियर? केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर दिया। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा दोस्तों संविधान में एक भाग जोड़ा गया, भाग 4 जोड़ा गया। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 जोड़ दिया गया। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 19वां सवाल है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं तो कार्यों की जिम्मेवारी कौन लेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? फटाफट आंसर कीजिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश लेगा। कौन लेगा? मुख्य न्यायाधीश लेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लेगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और कितने वर्ष की आयु तक रहता है? 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और इसे कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग द्वारा इसे हटा दिया जाता है। ठीक है, शुक्र की बात है दोस्तों कि अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। अगला सवाल 20वां सवाल क्या कहता है? किस देश के संविधान से, क्या कह रहा है? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल किया गया है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल किया गया है? सही आंसर फटाफट कीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लाया गया है। कनाडा के संविधान से यदि आपसे पूछ ले दोस्तों क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से।
आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, इसका प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति का पद लिया गया है। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की सर्वोच्चता जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है, 21वां सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल होते हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित राज्यों के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा, सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वे कौन कौन है? पहला तो है दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। ठीक है, सभी केंद्र शासित प्रदेश इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यदि आपसे पूछ ले दोस्तों किस अनुच्छेद के अनुसार होता है? अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। किस प्रणाली द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और याद रखिएगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र वित्त मंत्री थे जो अपने जन्मदिन पर, क्या अपने जन्मदिन पर 2 बार केंद्रीय बजट पेश करने के लिए उन्हें जाना जाता है? वे कौन से एकमात्र वित्त मंत्री थे? फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं तो उनका जन्म कब होता है? 29 फरवरी 1896 को और मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हो जाती है। मोरारजी देसाई की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक रहे थे? 1977 से 79 तक रहे थे और वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट जो है सवाल बनकर परीक्षा में आते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये भी याद कर लीजिएगा कि एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए रोज़ रात को 8 बजे लाता हूं। दोस्तों मेरी वीडियो किस विषय से संबंधित होती है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, समान ज्ञान, इन विषयों से संबंधित होती है और रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 30वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? कहां से चुने गए थे? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? संविधान सभा में वे कहां से सदस्य बनाए गए थे? तो पश्चिम बंगाल से बनाए गए थे। दोस्तों भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में आने के लिए कहां से चुनाव लड़े, इसे हम विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्ट जो है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं शायद हो सके कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है,
तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, सबसे पहली बार उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। कहां से उम्मीदवार बनाया गया दोस्तों? मुंबई से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। किसके द्वारा उम्मीदवार बनाया गया था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से ये उम्मीदवार बनाए गए थे। लेकिन क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों वे चुनाव हार जाते हैं और संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, चूंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, योग्य थे, प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और संविधान के निर्माण में उनका योगदान जो है काफ़ी सराहनीय था और संविधान सभा का सदस्य बनना उनके लिए काफ़ी आवश्यक था दोस्तों, है ना। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया। किस पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया था? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, वो महत्वपूर्ण पार्टी कौन थी? मुस्लिम लीग थी। कौन सी पार्टी थी? मुस्लिम लीग के सहयोग से फिर से वे बंगाल के उम्मीदवार बनाए गए थे। कहाँ से उम्मीदवार बने थे? बंगाल से उम्मीदवार बनाया गया था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, इसमें ऐड कर लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल में उम्मीदवार बनाने के लिए उन्हें किसने आमंत्रित किया था? याद कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगा ये फैक्ट आपको। किसने आमंत्रित किया था? जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें आमंत्रित किया था। वे इस चुनाव में जीत हासिल करते हैं और संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? देश आज़ाद होता है, देश का बंटवारा होता है और जो बंगाल का क्षेत्र जहां से अंबेडकर निर्वाचित होकर आए थे, उसका नाम भी हम देख लेते हैं। उसका नाम क्या है? जय सुरकुलना। वो जो है बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे कि पूर्वी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश कहा जाता है। इस वजह से दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक बार फिर से संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं। दोस्तों ये संकट जो है बंटवारे के बाद आता है। किसके बाद आता है? बंटवारे के बाद आता है। अंबेडकर का संविधान सभा का सदस्य फिर से बनाने के लिए दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी से, कहां से? याद कर लीजिएगा, मुंबई प्रेसिडेंसी से उन्हें संविधान सभा में भेजने के लिए बीजी खेर, नाम भी याद कर लीजिएगा, बीजी खेर, जो कि उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो बीजी खेर के परामर्श से M.R. जयकर, इस नाम को भी आप याद कर लीजिएगा, M.R. जयकर, जो स्वयं कांग्रेस के सहयोग से संविधान सभा में सदस्य थे, उन्होंने, किसने? M.R. जयकर ने संविधान सभा के सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं और उनके त्याग पत्र देने से जो पद खाली हो जाता है, वहाँ से भीमराव अंबेडकर को फिर से चुनाव लड़ाया जाता है और इसमें वे जीत हासिल करके संविधान सभा का फिर से सदस्य बन जाते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कैसा लगा? यदि इस फैक्ट को सुनकर आपको मज़ा आ गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को एक बार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 24वां सवाल है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई थी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है यहाँ। किस राज्य में सबसे पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में प्रयोग की गई थी। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केरल में, परूर विधानसभा में, ठीक है। कब? 1982 में। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। 25वां सवाल इस सेशन का अंतिम सवाल होगा। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा यदि आपसे पूछ ले अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है? अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में कौन कौन है? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। ये 3 जो है वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि पॉलिटी का ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।